अब हम इस बुक का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पूरी बुक समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखें। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सोचिए, जब आप किसी को एक शानदार आलीशान गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आप यह सोचते हैं कि वाह, इस गाड़ी का ड्राइवर कितना कूल है? या फिर आप यह सोचते हैं कि वाह, अगर मेरे पास यह गाड़ी होती तो लोग सोचते कि मैं कितना कूल हूं। यही हमारी सबसे बड़ी इंसानी भूल है। हम पैसों का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी हमसे प्रभावित नहीं हो रहा होता। लोग सिर्फ उस गाड़ी में खुद की कल्पना कर रहे होते हैं। इस भाग में हम पैसों की दुनिया के सबसे बड़े दिखावे और भ्रम को तोड़ेंगे। हम जानेंगे कि अमीर दिखने और सच में अमीर होने में क्या अंतर है, असली संपत्ति वेल्थ किसे कहते हैं, और क्यों निवेश की दुनिया में हर वक्त परफेक्ट होने की कोशिश करना आपको बर्बाद कर सकता है। चैप्टर 8, कार में बैठे आदमी का भ्रम, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल ने अपने कॉलेज के दिनों में लॉस एंजल्स के एक आलीशान होटल में वैले पार्किंग अटेंडेंट का काम किया था। उनका काम अमीर मेहमानों की महंगी गाड़ियां पार्क करना था। वहां रोज लोग फेरारी, लैम्बोर्गिनी और बेंटले जैसी गाड़ियों में आते थे। मॉर्गन ने एक दिलचस्प बात गौर की। जब कोई मेहमान फेरारी लेकर आता तो मॉर्गन कभी उस ड्राइवर को नहीं देखते थे। वे सिर्फ उस गाड़ी को देखते थे और सोचते थे कि अगर वे उस गाड़ी में बैठेंगे तो दुनिया उन्हें कितनी इज्जत देगी। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास यही है। आप सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से लोग आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन लोग आपकी उन चीजों से तो प्रभावित होते हैं, आपसे नहीं। अमीर दिखने की चाहत में लोग लाखों करोड़ों रुपए उन चीजों पर फूंक देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। अगर आपको इज्जत और तारीफ चाहिए तो वो महंगी गाड़ियों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, आपकी विनम्रता और आपकी ईमानदारी से मिलती है। चैप्टर 9, असली संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम किसी की अमीरी का अंदाजा कैसे लगाते हैं? जो हमें स्क्रीन पर या सड़कों पर दिखाई देता है। अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी से उतरा है तो हमारा दिमाग तुरंत मान लेता है कि वह बहुत अमीर है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सिर्फ इनकम का सबूत है, वेल्थ नहीं। हो सकता है उसने वो गाड़ी अपनी पूरी जमा पूंजी देकर या भारी भरकम बैंक लोन की EMI पर ली हो। अमीर होने बीइंग रिच और वेल्दी होने बीइंग वेल्थी में एक बहुत बड़ा अंतर है। रिच, अमीर होना, वर्तमान की कमाई को दिखाता है। जो लोग बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, महंगे घरों में रहते हैं, वे रिच हैं। उनकी अमीरी साफ दिखाई देती है। वेल्थ, वेल्दी होना, वो संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ वो पैसा है जिसे अभी तक खर्च नहीं किया गया है। वेल्थ वो शेयर्स हैं जिन्हें बेचा नहीं गया। वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो अकाउंट में पड़े हैं। वो जमीन है जिस पर कोई महल नहीं बनाया गया। वेल्थ आपको भविष्य में विकल्प और आजादी देती है। जब लोग कहते हैं कि मैं 1 करोड़पति बनना चाहता हूं, तो असल में उनका मतलब यह होता है कि मैं 1 करोड़ रुपये खर्च करना चाहता हूं। और 1 करोड़ रुपये खर्च कर देना करोड़पति होने का बिल्कुल उल्टा है। दुनिया दिखावे के जाल से भरी पड़ी है। असली अमीर वो नहीं है जो अपनी जेब खाली करके अपनी अमीरी का ढिंढोरा पीटता है, बल्कि वो है जिसके पास पैसों की ताकत बैकग्राउंड में चुपचाप काम कर रही होती है। चैप्टर 10, पैसे बचाइए। बचत करने के बारे में हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल ने बचत करने की एक ऐसी परिभाषा दी है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। वे कहते हैं, आपकी बचत, आपकी कमाई और आपके अहंकार, ईगो के बीच का अंतर है। अगर आपकी कमाई बहुत ज्यादा है लेकिन आपका अहंकार उससे भी बड़ा है, यानी आपको हर महीने नए कपड़े, नई गैजेट्स और महंगी पार्टियों में जाकर दूसरों को दिखाना है, तो आपकी बचत हमेशा 0 होगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि वे तभी बचत कर सकते हैं जब वे किसी खास लक्ष्य, गोल के लिए पैसे जोड़ रहे हों, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना या बच्चों की पढ़ाई। लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको बिना किसी वजह के भी पैसे बचाने चाहिए। बिना किसी लक्ष्य के की गई बचत
आपको जिंदगी के सबसे अनप्रेडिक्टेबल लम्हों में बचाती है। जब मंदी आएगी, जब नौकरी जाएगी या जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, तब आपका वो बिना वजह बचाया हुआ पैसा ही आपको दुनिया से लड़ने की ताकत देगा। वह पैसा आपको अपनी पसंद की नौकरी चुनने या अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देगा। चैप्टर 11 और 12, तार्किक वर्सेस तर्कसंगत और इतिहास का झांसा। जब हम निवेश की बात करते हैं तो किताबों में सिखाया जाता है कि हमें पूरी तरह से तार्किक, रैशनल होना चाहिए, यानी सिर्फ नंबर्स और गणित को देखना चाहिए। लेकिन हम रोबोट नहीं हैं, हम इंसान हैं। इसलिए हमें तार्किक, रैशनल होने के बजाय तर्कसंगत, रीजनेबल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, गणित के हिसाब से रात को बिना किसी कर्ज, होम लोन के चैन की नींद सोना शायद सबसे बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन न लगे, क्योंकि आप उस पैसे को शेयर बाजार में लगाकर ज्यादा कमा सकते थे। लेकिन एक इंसान के तौर पर अगर बिना कर्ज के आपको मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड मिलती है, तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल फैसला है। इसके साथ ही हमें इतिहास के झांसे, द इल्यूजन ऑफ हिस्ट्री, से बचना होगा। निवेश की दुनिया में अक्सर लोग पिछली सदियों के डेटा को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। जो नियम 1950 या 1990 में काम करते थे, जरूरी नहीं कि वे 2026 में भी काम करें। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि भविष्य में क्या होने वाला है। इतिहास हमें सिर्फ यह सिखाता है कि जब अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, तो इंसान डर और लालच में आकर कैसा बर्ताव करता है। चैप्टर 13, गलतियों के लिए गुंजाइश छोड़ना, रूम फॉर एरर। किताब का 13वां चैप्टर हमें निवेश की दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल के बारे में बताता है, गलतियों के लिए गुंजाइश छोड़ना, रूम फॉर एरर या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट यह 100% सटीक अंदाजा नहीं लगा सकता कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप अपने प्लान में हमेशा यह मानकर चलें कि आपका प्लान फेल हो सकता है। अगर आप किसी पुल को डिजाइन कर रहे हैं और आपको पता है कि उस पर अधिकतम 10 टन का ट्रक गुजर सकता है, तो आप उस पुल को 10 टन की क्षमता का नहीं, बल्कि 30 टन की क्षमता का बनाएंगे, ताकि अगर कभी कोई भारी ट्रक आ भी जाए तो पुल न टूटे। यही नियम आपके पैसों पर लागू होता है। अगर आपको लगता है कि आपको घर चलाने के लिए हर महीने 50,000 रुपये की जरूरत है, तो आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का एक्स्ट्रा बैकअप, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, तो कभी भी अपनी पूरी संपत्ति या कर्ज लेकर एक ही जगह मत लगाइए। हमेशा मानकर चलिए कि बाजार आपके सोचने के तरीके से बिल्कुल उल्टा चल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जो सपने देख रहे हैं, जो करियर चुन रहे हैं या जिस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, क्या 10 या 20 साल बाद भी आप वही इंसान रहेंगे? इंसान की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वह यह भूल जाता है कि समय के साथ उसकी खुद की इच्छाएं और प्राथमिकताएं भी बदल जाएंगी। चैप्टर 14, आप बदलेंगे, यू विल चेंज। मनोविज्ञान में एक टर्म है जिसे द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान यह तो मानता है कि अतीत में वह बहुत बदला है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देता है कि भविष्य में भी वह उतना ही बदलेगा। जब हम 18 साल के होते हैं तो हम एक ऐसा करियर चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमें जिंदगी भर खुशी देगा। हम दिन रात मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनते हैं। लेकिन जब हम 40 की उम्र में पहुंचते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तब हमें पैसे से ज्यादा अपने परिवार के साथ बिताने के लिए समय की जरूरत महसूस होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में यह बात बहुत बड़ा रोड़ा बनती है। अगर आप 20 साल की उम्र में यह सोचकर एक बेहद आक्रामक और रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं कि आप जिंदगी भर रिस्क ले सकते हैं, तो हो सकता है कि 35 की उम्र में बच्चों के आने के बाद आपका वो रिस्क लेने का मन बिल्कुल बदल जाए। इस समस्या से बचने के लिए लेखक 2 बेहतरीन सुझाव देते हैं। 1, चरम सीमाओं, एक्सट्रीम्स से बचें। कभी भी अपनी जिंदगी का ऐसा प्लान मत बनाइए जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो। न तो बहुत कम कमाकर पूरी तरह कंजूस बनने की कोशिश करें और न ही बहुत ज्यादा काम करके
अपनी सेहत और परिवार को दांव पर लगाएं। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जाए ताकि अगर आपके विचार बदलें भी तो आपको पछतावा ना हो। 2. बीते हुए कल के फैसलों के कैदी मत बनिए। संक कॉस्ट फैलेसी। अगर आपको महसूस होता है कि 10 साल पहले लिया गया कोई फाइनेंशियल या करियर का फैसला आज आपके लिए सही नहीं है, तो उसे सिर्फ इसलिए मत खींचते रहिए क्योंकि आपने उसमें अपना समय और पैसा लगाया था। बदलाव को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। चैप्टर 15। कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग्स फ्री। दुनिया की हर खूबसूरत और कीमती चीज की एक कीमत होती है। अगर आपको एक महंगी कार चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। यह बात हमें साफ समझ आती है, लेकिन जब बात निवेश, इन्वेस्टिंग में बड़े रिटर्न कमाने की आती है तो लोग सोचते हैं कि वे इसे बिना किसी कीमत के हासिल कर सकते हैं। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म में मिलने वाला बेहतरीन रिटर्न कभी भी मुफ्त नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत पैसों के रूप में नहीं चुकाई जाती। उसकी कीमत चुकाई जाती है डर, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, पछतावे और मानसिक तनाव के रूप में। सोचिए, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो अगले 10 साल में 10 गुना होने वाली है, लेकिन उस 10 साल के सफर में कई बार ऐसा दौर आएगा जब वो स्टॉक 30% या 40% नीचे गिर जाएगा। जब न्यूज़ चैनल्स चिल्ला रहे होंगे कि मंदी आने वाली है, जब आपका पोर्टफोलियो लाल रंग में डूबा होगा, तब आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। यही वो फी है जो बाजार आपसे मांगता है। ज्यादातर लोग इस उतार चढ़ाव को एक जुर्माने, फाइने की तरह देखते हैं, जैसे उन्होंने कोई गलती कर दी हो। लेकिन समझदार निवेशक इसे एक फीस की तरह देखते हैं। जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए आप टिकट की फीस खुशी खुशी देते हैं, वैसे ही मार्केट के बड़े रिटर्न्स पाने के लिए आपको इस मानसिक तनाव की फीस चुकानी ही होगी। अगर आप यह फीस देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इस खेल को कभी नहीं जीत सकते। चैप्टर 16 और 17। आप और मैं, यू एंड मी, और निराशावाद का आकर्षण। निवेश की दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर उन लोगों से सलाह लेने लगते हैं या उन्हें कॉपी करने लगते हैं जिनका गेम हमसे बिल्कुल अलग है। अगर कोई डे ट्रेडर सुबह किसी शेयर को खरीदकर शाम को बेच देता है तो उसके लिए उस शेयर की आज की कीमत मायने रखती है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो अगले 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो उस डे ट्रेडर को देखकर फैसला लेना आपके लिए आत्मघाती साबित होगा। हमेशा याद रखिए कि आपका खेल क्या है और आप किस टाइम होराइजन के लिए खेल रहे हैं। दूसरों की देखा देखी अपने गेम के नियम मत बदलिए। इसके साथ ही लेखक हमें निराशावाद के आकर्षण, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, से आगाह करते हैं। मानव स्वभाव ऐसा है कि हमें अच्छी खबरों के मुकाबले बुरी खबरें ज्यादा समझदार और तार्किक लगती हैं। अगर कोई आपसे कहे कि अगले 10 साल में भारत की इकोनॉमी 3 गुना बढ़ जाएगी, तो आप उसे एक साधारण बात मानकर टाल देंगे। लेकिन अगर कोई आकर चिल्लाए कि अगले साल एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है और सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। निराशावाद बिकता है क्योंकि यह हमें सुरक्षित रहने के लिए सचेत करता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रगति, प्रोग्रेस, हमेशा धीमी और चुपचाप होती है, जबकि तबाही, डिस्ट्रक्शन, बहुत तेज और शोरगुल के साथ आती है। दुनिया में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन समय के साथ इंसान उनका हल निकाल ही लेता है। इसलिए लंबे समय के लिए हमेशा आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए। चैप्टर 18, 19 और 20, कन्फेशंस ऑफ द ऑथर। अब समय आता है इस पूरी किताब के सबसे बड़े खुलासे का। 19 चैप्टर्स में दुनिया भर के लोगों को पैसों की साइकोलॉजी सिखाने के बाद खुद लेखक मॉर्गन हाउसल अपने पैसों के साथ क्या करते हैं। क्या उनके पास कोई गुप्त सुपर कंप्यूटर है या कोई जादुई फॉर्मूला? सच्चाई आपको हैरान कर देगी। मॉर्गन हाउसल का फाइनेंशियल प्लान दुनिया के सबसे साधारण प्लान्स में से एक है। उनका कोई कर्ज नहीं है। उन्होंने अपना घर बिना किसी बैंक लोन या EMI के पूरी तरह नकद पैसे देकर खरीदा था। गणित के हिसाब से यह शायद एक गलत फैसला था, क्योंकि वे उस पैसे को मार्केट में लगाकर ज्यादा कमा सकते थे। लेकिन उनके और उनकी पत्नी के मानसिक सुकून, पीस ऑफ माइंड के लिए यह दुनिया का सबसे बेस्ट फैसला था।
उनके पास भारी मात्रा में कैश रहता है। वे अपने खर्चों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स में नकद रखते हैं, ताकि किसी भी मुसीबत के समय उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स को हाथ न लगाना पड़े। उनका निवेश बेहद सिंपल है। वे किसी भी तरह की ट्रेडिंग या जटिल स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाते। उनका जितना भी निवेश है, वे सारा पैसा चुपचाप लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में डाल देते हैं और उसे सालों साल बिना छुए बढ़ने देते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि उनका लक्ष्य दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना या सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना कभी था ही नहीं। उनका इकलौता लक्ष्य था हर सुबह अपनी मर्जी से सोकर उठना और अपनी जिंदगी की आजादी को महसूस करना। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पैसों के बारे में क्या सीखा? हमने सीखा कि वित्तीय सफलता कोई कड़ा विज्ञान नहीं है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने लालच को कैसे संभालते हैं, आप दूसरों को दिखाने के लिए अपना अहंकार कैसे काबू करते हैं, और आप बुरे समय में कितना धैर्य रख पाते हैं। पैसा कमाने का असली मकसद महंगी गाड़ियां या आलीशान बंगले खरीदना नहीं है। पैसों का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत तोहफा है आपके समय पर अधिकार होना। जब आपके पास अपने समय की आजादी होती है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। यह थी मॉर्गन हाउसल की कालजयी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी कहानी। उम्मीद है कि इस वीडियो में पैसों को लेकर आपके सोचने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो की मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सबसे बड़ा सबक, बिगेस्ट लेसन जरूर शेयर करें। बुक परचेज करने के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, दिखावे की दुनिया से दूर रहिए, अपनी वेल्थ बनाइए और अपनी आजादी को हासिल कीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार किताब के सफर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।